हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक पर। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी के 20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में जो से है वो किस कारक को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है? ये किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ये जो कारक होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो से है वो किस कारक का जो यहाँ पर चिन्ह है, तो ये आपका है करण कारक का। कर्ता कारक का दोस्तों पहला वाला जो कारक है वो कर्ता है। कर्ता का चिन्ह है ने। कर्म का चिन्ह है को। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, और अधिकरण में और पर यहाँ पर होता है। तो दोस्तों, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व यहाँ पर स्त्री के गुण की बात की जा रही है, और जो गुण को बताता है उसको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा यहाँ पर कहते हैं। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जातिवाचक संज्ञा बताइए। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख। तो दोस्तों, लड़का जो है यहाँ पर ये एक जातिवाचक संज्ञा है। दुख जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। सेना जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक। और श्याम जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लड़का जो है वो जातिवाचक है। सेना जो है वो समूह को बता रहे हैं। श्याम जो है जब किसी व्यक्ति का जो नाम आता है या फिर किसी स्थान का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगर दुख है, दुख मतलब ये किसी भाव को दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। यहाँ पे कारक बताना है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। यहाँ पर दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया हुआ है हे प्रभु के बाद। ये होता है दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह। और जहाँ पर भी ये चिन्ह आपको जिन वाक्यों में मिल जाए वहाँ पर दोस्तों कौन सा कारक हो जाएगा आपका? वहाँ पर हो जाएगा संबोधन कारक। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संबोधन कारक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है सीता बाजार जाती है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वह कलकत्ता जाता है। तो सामान्य वर्तमान काल यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सीता बाजार जाती है और वह कलकत्ता जाता है। ये दोनों यहाँ पर जो है वो आपके सामान्य वर्तमान काल है। जाता है, जाती है और जाते हैं। ता है, टी है, जिन शब्दों के लास्ट में ता है, ती है और ते हैं, ये आ जाए तो ये शब्द सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया था। तो ये दोनों यहाँ पर बाजार जाती होगा तो ये क्या नहीं होगा? अगर जाती होगी है तब ये आपका सामान्य वर्तमान काल नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह कलकत्ता जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया बताना है किस वाक्य में है। गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। तो अकर्मक क्रिया यहाँ पर बतानी है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। सकर्मक क्रिया बोलते हैं जहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी रहता है। मतलब अगर बोले तो कर्ता के साथ साथ कर्म भी वहाँ पर होता है। लेकिन जहाँ पर अगर
कर्म नहीं होता है तो वहाँ पर दोस्तों आपका अकर्मक क्रिया हो जाता है। जहाँ पे मतलब सब्जेक्ट तो होता है लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वो आपका हो जाएगा। अगर माना यहाँ पर सब्जेक्ट है और प्लस ऑब्जेक्ट भी है तो ये सकर्मक है, और अगर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, गेहूं पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। देखो यहाँ पर देखो, बालक को मैं बालक को जगवाता हूँ, मैं किसको जगवाता हूँ, बालक को। तो यहाँ पर मैं हो गया कर्ता और बालक हो गया कर्म। मदन गोपाल को, तो मदन किसको हंसा रहा है, गोपाल को हंसा रहा है। मदन हो गया आपका कर्ता और गोपाल हो गया कर्म। राम पत्र लिखता है, तो राम क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, तो राम कर्ता हो गया, पत्र क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो हैं वो सकर्मक क्रिया हैं, लेकिन यहाँ पर जो है गेहूं पिस रहा है, ये आपका यहाँ पर जो गेहूं है उसमें आपका यहाँ पर गेहूं पिस रहा है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका कर्मक क्रिया हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण शब्द को यहाँ पर ढूंढना है, कौन सा है, सूर्योदय, नीला, विगत या फिर धीरे धीरे। तो दोस्तों क्रिया विशेषण मतलब जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे चलना क्रिया है और कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, मतलब चलने की विशेषता धीरे धीरे यहाँ पर बता रहा है, तो ये आपका हो जाएगा धीरे धीरे, आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया है जो आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह क्या है। तो दोस्तों आंख को चक्षु भी बोलते हैं, आंख को लोचन भी बोलते हैं, आंख को अक्षी भी बोलते हैं। ये धीरे धीरे यहाँ पर ऑप्शन गलत हुआ है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, धीरे धीरे नहीं होता है आंख का पर्यायवाची शब्द। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शेर का पर्यायवाची शब्द है, शेर को दोस्तों क्या बोलते हैं, चीता नहीं बोलते हैं दोस्तों, केसरी, हाँ शेर का जो पर्यायवाची शब्द है वो केसरी है। अनिल दोस्तों यहाँ पर वायु का पर्यायवाची शब्द, तो ये भी शेर का नहीं हो जाएगा। समीर जो है ये भी वायु का पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा केसरी जो है शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा शेर का दोस्तों केहरी होता है पर्यायवाची शब्द। शार्दुल एक ये आता बार बार, ये इसको पूछा जाता है दोस्तों, शार्दुल किसका होता है, तो शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। वनराज किसका होता है, तो ये भी आपका शेर का होता है। सिंह किसका होता है, तो शेर का होता है। मृगराज आपका शेर का ही पर्यायवाची शब्द होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्थावर का विलोम शब्द क्या है, सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। स्थावर का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है जंगम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उद्धत का विलोम शब्द क्या है। उद्धत का जो विलोम शब्द है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सौम्य। उद्धत का विलोम शब्द हो जाएगा सौम्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सटीक कहते हैं, तीखा कहते हैं, जोरदार कहते हैं या फिर उसको अकाट्य कहा जाता है। तो दोस्तों जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे अकाट्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, अकाट्य, जिसका कोई जवाब ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो ममत्व से रहित हो, मतलब जिसमें ममता न हो, उसे क्या बोलते हैं, जो ममत्व से रहित हो, तो उसे निरामय, निर्मोही, निर्मम या फिर निष्ठुर। तो दोस्तों उसको बोलते हैं निर्मम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं डैश भी मानता है। ये होगा भी, डैश भी मानता है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं डैश भी मानता है, अनिवार्य, सुंदर, त्याज्य या अपवित्र। तो यहाँ पर एक निगेटिव स्टेटमेंट है दोस्तों, मनुष्य मृत्यु को एक निगेटिव स्टेटमेंट है, और इसके साथ आपका असुंदर क्या हो गया, आपका निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। और यहाँ पर भी आपका स्टेटमेंट जो आएगा वो आपका कौन सा आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो अनिवार्य यह आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, सुंदर भी आपका पॉजिटिव हो गया, त्याज्य यहाँ पर निगेटिव है, लेकिन त्याज्य इसमें यहाँ पर सही उत्तर नहीं हो जाएगा, इसका यही नहीं हो पाएगा।
अपवित्र यहाँ पर सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। तो ताजमहल क्या है दोस्तों? शिल्पकला है, मूर्तिकला है, चित्रकला है या स्थापत्य कला है? तो इसका सही उत्तर है स्थापत्य कला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? कौन सा वाक्य है? ये पूछा गया है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो, ये कौन सा यहाँ पर वाक्य हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें जिस जो दो उपवाक्यों से बना हो और एक वाक्य जो है दूसरे पर निर्भर होता है। एक उपवाक्य जो है वो दूसरे पर निर्भर होता है। मतलब एक उपवाक्य लिख देने से वो जब सेंटेंस पूरा नहीं होता है तो वहाँ पर मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, अगर हम इतने ही बोलेंगे वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, तो इससे हमारा सेंटेंस यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसे भी बोल रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, तब जाके ये सेंटेंस पूरा हो रहा है। तो ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों? तो संयुक्त वाक्य में बीच में तथा या और आता है। तो यहाँ पर एक दोस्तों ये आश्रित नहीं होता है, ये दोनों के दोनों स्वतंत्र होते हैं। दोनों के दोनों उपवाक्य इसमें स्वतंत्र होते हैं संयुक्त वाक्य में। मिश्रित वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य होता है। सरल वाक्य जो है दोस्तों एक ही सिंपल सेंटेंस यहाँ पर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। इसका हो जाएगा मिश्र वाक्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अरे उसने तो कमाल कर दिया। कौन सा वाक्य है? अरे और अरे के बाद संबंध बोधक चिन्ह है यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर प्रश्नवाचक है, निषेधात्मक है। प्रश्नवाचक तो दोस्तों इसके लास्ट में ये वाला चिन्ह आता है और निषेधात्मक जो है ये निगेटिव है। इसमें नहीं शब्द आपका देखने को मिलेगा। संदेहवाचक इसमें आपका ये नहीं हो जाएगा और विस्मयादिबोधक चिन्ह है तो ये विस्मयवाचक हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिल पक जाना का अर्थ है। दिल पक जाना का अर्थ क्या है? अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना या रफू चक्कर होना। तो दिल पक जाना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो दिल पक जाने का अर्थ होता है अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों ये हमारे आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और ये है हाथ को हाथ न सूझना का क्या अर्थ है? हाथ को हाथ न सूझना इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है घना अंधेरा होना। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ है घना अंधेरा होना। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।